आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 27 के संदेश की, जहां सीधे सीधे योगी वर्सेस अखिलेश की शुरुआत अभी से हो चुकी है। किस तरह एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, इसी पर करेंगे आज की चर्चा। उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। श्री अखिलेश यादव जी का एजेंडा कभी विकास का नहीं रहा। उनका पीडीए का नारा फर्जी है। वह पिछड़ों दलितों के जन्मजात विरोधी हैं। उनकी जनसभा की खाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि कई महीनों की तैयारी के बाद लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के बाद भी कुर्सियां खाली रह गईं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। आज अदालत ने जो निर्णय दिया है और उसमें आजम कारावास दिया है 16 लोगों को, मैं अदालत को सैल्यूट करता हूं। और अखिलेश यादव जी, मैं कभी नहीं भूलता आपने मेरे साथ जो किया था। अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा के दादरी में रैली के जरिए न सिर्फ सरकार पर निशाना साधा, बल्कि 27 की सियासत का नया चैप्टर शुरू कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री रहते हुए अंधविश्वास में नोएडा नहीं आए, वो अब आने लगे हैं। तो बीजेपी ने एसपी के सफल रैली के दावों पर सवाल उठाया और कहा यह महज माफिया दंगाराज की याद दिलाने की कोशिश भर थी। पूरे वार पलटवार के बीच सवाल यह कि विकास बनाम विरासत, किस मोड़ पर अब यूपी की सियासत। आज की महाबहस पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, अंशु अवस्थी जी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, हमारे साथ अनुपम मिश्रा हैं, प्रवक्ता आरएलडी, विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डालते हैं। ग्रेटर नोएडा में अखिलेश यूपी का पश्चिम संदेश। दादरी में रैली हुई समाजवादी पार्टी की, जहां पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार, केंद्र सरकार सभी को निशाने पर लिया और साथ ही साथ 27 में सियासत में वापसी, 27 में सत्ता में वापसी का एक बड़ा संदेश उन्होंने वहां से दिया। योगी का तीखा प्रहार, अंधविश्वास से बनाएंगे सरकार। सीएम योगी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि जो लोग नोएडा नहीं आना चाहते थे, अंधविश्वास का शिकार थे, अब वो भी यहां आने लगे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार ने ना तो कभी ऐसे अंधविश्वासों पर यकीन किया और ना ही जनता के विकास और जनता के बीच में जाने से वो कभी हिचकिचाई। विकास बनाम विरासत, किस मोड़ पर यूपी की सियासत, इसी पर शुरू करते हैं आज की डिबेट। तो चलिए, गेस्ट पैनल हमारे साथ है। धर्मेंद्र यादव जी, पहला सवाल आप ही से। अखिलेश यादव ने जवाब दिया जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उस पर, लेकिन जो अखिलेश यादव ने कहा उसके बाद सीएम योगी अब कह रहे हैं कि जो लोग नोएडा आने से कतराते थे, डरते थे कि कुर्सी चली जाएगी, पर अब वो भी आने लगे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी की एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी की रैली की जो खाली कुर्सियां थी और समाजवादी पार्टी की जो रैली में जनसैलाब उमड़ा, जितने लोग कार्यक्रम स्थल पर थे उससे कहीं ज्यादा लोग सड़कों पर थे। भारतीय जनता पार्टी के ड्रोन कैमरे पल पल की तस्वीरें योगी जी को भेज रहे थे, मोदी जी को भेज रहे थे। और इसी सफलता को देखकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है कि अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में आम जनता सड़कों से निकलकर रैली तक आने का काम कर रही है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनमानस में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर के नीचे तक के नेता झूठ बोलते हैं, अपनी रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेटर नोएडा में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने प्रोफेशनल कॉलेज हैं, लगभग 100 से ज्यादा कॉलेज हैं, सबको 200 बच्चों का लक्ष्य दिया था और उसमें ऑफर निकाला था कि अगर कोई बच्चा इस रैली में शामिल होगा तो उसे एक लंबी छुट्टी दी जाएगी, जिसमें गलगोटिया विश्वविद्यालय एक नंबर पे था।
बच्चों ने उनकी पोल खोल दी। तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो गई है। अच्छा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जिस तरह से बताया कि हमें छुट्टी का नाम देकर के बुलाया गया है, बहुत सारी कंपनी में मेरे जानकार काम करते हैं, उनको ये बोला मतलब गया आप था ये कि कहना अगर चाह रहे हैं कि भीड़ को मैनेज किया गया? भारतीय जनता पार्टी भीड़ मैनेज करने के बावजूद भी भीड़ नहीं है, मेरा कहने का मतलब है। पूरा प्रशासन लग गया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बुलाया गया, अब प्रधानों को बुलाया गया, जिला पंचायत सदस्यों को बुलाया गया, उसके बावजूद सीडीओ लगे रहे, जिलाधिकारी लगे रहे, एसपी लगे रहे, डीएम लगे रहे, फिर भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को गुमराह करके बुलाया गया और उन्हें बोला गया कि हम आपको जेवर एयरपोर्ट दिखाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और जिस एयरपोर्ट का पैसा कमाने के लिए ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं लौटूंगी, लेकिन चलिए रैलियों की भीड़ पर सवाल उठाए तो अभी इसी पर चर्चा कर लेते हैं। एक एक करके तमाम बिंदुओं को हम कवर करेंगे। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। अनुपम जी, अब कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यहां से कोई संदेश निकला है। अब मुझे बताइए, एक तरफ सीएम योगी की बात आपने सुनी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जितनी चाय सबने मिलाकर नहीं पी होगी उतनी तो हमने उससे ज्यादा कहीं एक एक कार्यकर्ता के घर जाकर पी ली। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, उन्हें कहना भी चाहिए, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं, अपने संगठन का विस्तार करना चाहते हैं, सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। लेकिन जनता बेवकूफ तो है नहीं, जनता तो विकास को देखती है, अपने हितों को देखती है। नोएडा के अगर हम जेवर एयरपोर्ट की भी बात करें तो उसमें लाखों किसानों ने अपनी हजारों एकड़ जमीन दी है, उनकी उससे भावनाएं जुड़ी हैं, क्षेत्र के विकास के लिए जुड़ी हुई हैं। और वर्तमान एनडीए सरकार ने नोएडा में जेवर एयरपोर्ट दिया, फिल्म सिटी दी, एक्सप्रेसवे दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे किया हुआ है, क्षेत्र का विकास हो रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही है और क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति है। समाजवादी पार्टी का तो नाम आते ही इमेज बन जाती है कि किस तरीके की कानून और व्यवस्था होने वाली, किस तरीके का राज होने वाला है। तो अच्छी बात है, ये अपने सपने देख रहे हैं, देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है 2037 तक कोई ऐसा स्कोप दिख रहा है। और जो मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए, जिनका इतना अंधविश्वास था, वो आज नोएडा में जाकर के रैली कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका कोई खाता नहीं खुलने वाला और ना पहले खुला है। उन्हें वहां की क्षेत्र की जनता नकार चुकी है। और जो ये इल्जाम आप लगा रहे हैं कि भीड़ मैनेज की गई, ये की गई, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। क्योंकि उनके प्रवक्ता खुद ही कह रहे हैं कि हमारी भीड़ जितनी रैली स्थल पे नहीं थी उससे ज्यादा बाहर थी। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि रैली स्थल पे उनकी भीड़ नहीं थी। ठीक है अनुपम जी, मैं लौटूंगी। समीर जी ये भी कह रही है समाजवादी पार्टी कि भाई सपा की रैली में या सपा की जनसभा में इतनी भीड़ आई कि भाई ड्रोन से शॉट ले लेके भाजपा कार्यकर्ता जो थे अपने नेताओं को भेज रहे थे। नहीं आस्था जी, हमें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अखिलेश जी की रैली और भाजपा कार्यकर्ता ड्रोन से फोटो लेके क्यों भेजेंगे। भाई आपकी रैली आपको मुबारक। हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने रैली किया था, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। सवाल इसका देखिए, अखिलेश यादव को मिर्ची कब लगती है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि नोएडा को एटीएम बनाने वाले लोग, नोएडा को लूटने वाले लोग, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो अखिलेश यादव जी नोएडा नहीं गए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। क्यों नहीं गए? क्योंकि नोएडा का मिथक था कि जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उस मिथक को किसने तोड़ा? माननीय योगी जी ने 2017 में तोड़ा और नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का खाका खींचा उन्होंने। मैं विकास की बात करने आया हूं आस्था जी, भीड़ की बात नहीं करने आया। भीड़ किसकी है ये जनता जानती है, मीडिया जानता है, समाज देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेसवे किसने बनाया? रैपिड रेल किसने बनाया? नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बना वो किसने बनाया? डाटा पार्क कौन बना रहा है? सैमसंग को कौन लाया? रैपिड रेल के साथ साथ हम दिल्ली से हरिद्वार एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम पेरिफेरियल की कनेक्टिविटी उसी जमुना एक्सप्रेसवे से दे रहे हैं जिससे चढ़ने की कोई दूरी नहीं। हम नोएडा का विकास कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। हमने अपराध को खत्म किया है, हमने नोएडा के रास्ते को प्रशस्त किया है, लोगों की 50 किलोमीटर के परिधि के लोगों को एयरपोर्ट देके एक सुविधा दी है जिनकी कनेक्टिविटी बढ़ी है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रताड़ित था कानून व्यवस्था से। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून करके
अधिकारियों को इस्तीफा देके भागना पड़ता था आस्था जी। और इनकी सरकार के दो नाम लेते हैं, यादव सिंह और नीरा यादव। दोनों अधिकारियों को जेल जाना पड़ा इस नाते कि नोएडा के भ्रष्टाचार में इनके खिलाफ जांच हुई और ये दोनों जेल गए। क्यों गए? नीरा यादव क्यों जेल गई, यादव सिंह क्यों जेल गए? हम उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोएडा के धर्मेंद्र जी, उसके बाद अंशु अवस्थी जी का रुख करूंगी। अखिलेश यादव को परेशानी इस नाते हो रही है। धर्मेंद्र जी 10 सेकंड, उसके बाद अंशु अवस्थी। उत्तर प्रदेश जिसके राज्य में भ्रष्टाचार फल फूल के इतना बड़ा हो गया, कोडीन सिरप जैसे घोटाले हो गए और जो मेन उसका मुखिया वो जेल नहीं गया, तो इसमें समीर सिंह जी जो कानून का ढिढोरा पीट रहे हैं, इन्हें एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ने चाहिए। आज नोएडा पर बात कर लो ना, कोडीन में तो समाजवादी पार्टी का नेता ही जेल गया। अरे आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची क्यों लग रही है बताओ ना पहले। मिर्ची क्यों लग रही है बताओ मुझे पहले, मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची लेके बैठो आराम से, फिर हमारी बात जब पूरी हो जाएगी फिर आप बोल लेना। आपके बीच में मैंने बोला नहीं, अब मैं नोएडा की बात कर लेता हूँ। सुन लीजिए, नोएडा की बात कर लेता हूँ। समाजवादी पार्टी का सुन लीजिए भाई, नोएडा की बात कर लेता हूँ। उनको बोलने दीजिए समीर जी, उनको बोलने दीजिए, जाएगा जी। नोएडा में एक ही एलिवेटेड रोड है जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, 6.5 किलोमीटर का, समाजवादी पार्टी सरकार में बना। नोएडा की जो मेट्रो आई वो समाजवादी पार्टी सरकार में बना। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली जो मेट्रो आई वो समाजवादी पार्टी सरकार में बना। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर एक काम गौतम बुद्ध नगर का बता दें कि हमने एक काम किया हुआ है, जेवर एयरपोर्ट जो बता रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एनओसी मिली उसकी, और अभी पूरा हुआ और भी पूरा भी नहीं हुआ, अभी एक फेज पूरा हुआ है, 3 फेज बचा हुआ है, 4 फेज में बनना है। तो 25% काम में समाजवादी भी जुड़ी हुई है। इधर भी क्रेडिट की होड़ है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा का विकास आखिर किसके समय में हुआ, और वो नोएडा ग्रेटर नोएडा जिसके लिए धारणा थी कि भाई यहाँ जो नेता पहुंचा उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। अंशु अवस्थी जी। देखिए आस्था जी, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। अगर नोएडा की बात करें तो आप देखिए कि नोएडा किसने बसाया, सबसे पहले तो यही बात निकल कर आती। जहां कभी बीहड़ हुआ करते थे, जहां की जमीनों का कोई मूल्य नहीं था, उपयोग नहीं था, उस नोएडा को बसाने का काम जो है कांग्रेस सरकार ने किया। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने किया जब वो मुख्यमंत्री थे। पूरे प्रदेश में फ्लाईओवर का और नदी पर पुलों का जाल बना दिया। तो विकास तो लगातार होता रहता है, होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चीजों को पेश करना चाह रही है, ऐसा लगता है कि पूरा विकास 2014 के बाद शुरू हुआ है, जिसका लाभ जो है जयंत चौधरी जी भी ले रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी ले रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं याद आता कि चौधरी चरण सिंह जी ने भी कोई विकास किया होगा जब वो मुख्यमंत्री थे। चौधरी अजीत सिंह जी जब उड्डयन मंत्री थे उन्होंने कोई विकास। तो ये तो अपने पूर्वजों को ही नकार रहे हैं। कम से कम बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं उनकी नकल तो मत करिए। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक चीज तो साफ कर दी है कि जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन से है भारतीय जनता पार्टी की, और जो उनका डर है वो उनकी बातों से निकल कर आ रहा था। तो जो दूसरे राजनीतिक दल हैं तो उनकी कोई चर्चा की बात ही खत्म कर दी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया। तो आस्था आप भी प्रधानमंत्री की बात को मानती, पत्रकार लोग तो मान ही रहे हैं आजकल, और हम भी इस बात को उनकी मान लेते हैं कि कुछ बातों को तो मान ही लेना चाहिए, सच कभी कभी बाहर आता है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि लोग जब सवाल करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूरे देश में दलितों पर अत्याचार योगी आदित्यनाथ सरकार में क्यों हो रहा है, इनके पास जवाब नहीं। महिलाओं को सबसे ज्यादा इस प्रदेश में निशाना क्यों बनाया जा रहा है, 19-19 पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, और ये सरकार जातिवादी सरकार ब्राह्मणों को निशाना बनाकर क्यों हत्याएं करवा रही है, जब इसके सवाल पूछे जाएंगे क्यों अपमानित कर रही है, तो उसका जवाब नहीं है उनके पास। तो वो चाहते हैं कि विषयों से ध्यान भटकाया जाए। ना कोई धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर भटकेगा, ना आप जो ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष से बयान दिलवा रहे हैं उस पर कोई भटकेगा। इस बार विदाई तय है, जनता ने मोहर लगा दी, और शुरुआत तो 2024 में हो ही चुकी है। ठीक है, 2024 में सेमीफाइनल हो चुका है, 2027 में फाइनल होगा। समीर भाई आज तक इस बात को नहीं बता पाए क्या पंडित अवसरवादी होता है। दलितों के ऊपर आप पेशाब पिलवाते हो, आपके नेता कौन होते हैं? पेशाब करते हैं बीजेपी के लोगों को। ठीक है, अब सब इंतजार करिए अपनी बारी का, अपनी बारी का इंतजार करेंगे। इसका जवाब दीजिए आप, जवाब है आपके पास क्या? की जननी कांग्रेस जब नारायण दत्त तिवारी जी विकास कर रहे थे तो
आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। पार्टी के आपका भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ जो कुछ गिने चुने चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करता है, सब जानते हैं कि मोदी के उद्योगपति मित्र पार्टनर कौन है। पहले तो वो मित्र थे, पार्टनर है। सरकार में रहा है। आपको लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ निशाना बनाकर आप उत्तर प्रदेश में जातिवादी व्यवस्था कायम करेंगे। अगर समीर सिंह है तो सब ठीक है, अगर कोई शुक्ला है, कोई गौतम है, कोई रावत है, कोई महिला है, विषय पर रहिए, आप विषय पर रहिए। नहीं, विषय पर है हम लोग, उनकी भी बात सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात रखी है, उनकी भी बात सुनिए। सारे ऐसे ये इस पर जवाब सुनिए, जवाब। सलीम जी बोलिए। ये लोग कौन होते हैं? मुझे वरिष्ठ पत्रकार का भी रुख करना। कौन होते हैं ये दलितों के ऊपर पेशाब करने वाले? इनकी हिम्मत कैसे हुई कि विषय को इधर उधर मत ले जाइए। बताते हैं कि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न था। जवाब नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं फिर से कह रहा था कि जवाब नहीं है इनके समाजवादी पास। पार्टी के अगर जवाब होता भाजपा तो के जरूर ये बताते, ये माफी मांगते इसी चैनल पर। इनको अहंकार है और जनता इनके अहंकार को दूर करने जा रही। मैं फिर से कह रहा हूँ 2024 में भी उत्तर प्रदेश में विकास का क्रेडिट ले रहे हैं। आपने मोदी तिवारी की उन्होंने अभूतपूर्व विकास उत्तर प्रदेश का किया, उनका नाम लिया, तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए अंशु जी कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि 2003 में पास हो गया था जेवर एयरपोर्ट, लेकिन कांग्रेस सपा की सरकार ने इसको लटकाने भटकाने का काम किया, एक शिलान्यास तक नहीं किया। आप विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस क्रेडिट ले रही है यूपी के विकास का। नहीं, बिल्कुल क्रेडिट लेंगे, जो फाउंडेशन रखे गए हम तो ये कहते हैं सबने विकास किया। कांग्रेस पार्टी ने नोएडा के कोई बसपा का प्रवक्ता पैनल पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी नोएडा के विकास का क्रेडिट ले रही है। लेकिन बीजेपी जो ये कहती है कि नया भारत 2014 में आया है, 2014 के बाद आजादी मिली, अरे ये तो लोग चाहते हैं कि 2014 के बाद जो देश का संविधान है वो बदल दिया जाए। बीजेपी के लोग तो कह रहे थे 400 सीट दे दो, ये संविधान बदल देंगे। ये चाहते हैं जो नागपुर में संविधान तो आपने संविधान को लागू कर दे, इन लोगों को अधिकार केस में आपने बदला, इमरजेंसी में आपने बदला। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, जो संविधान इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो इमरजेंसी किसने लगाया? अंशु जी, वोट डालने का अंशु जी, इमरजेंसी देश में किसने लगाया? जवाब दीजिए ना इस पर भी अंशु जी। ये भी आपने लगाया। आप संविधान की बात कर रहे हैं तो बीजेपी इमरजेंसी को लेकर आपको घेर लिया। ठीक है, बहरहाल मैं आप दोनों को रोकती हूँ। हमारे बीच में पैनल पर वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी हैं, अभी तक वो अपनी बात नहीं रख पाए हैं। विजय जी, जैसे जैसे 27 नजदीक आ रहा है, आप देखिए मुद्दे उठने लगे हैं। दादरी में सपा की रैली हुई, एक तरीके से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया सपा की ओर से। और आप सियासी तौर पर अगर देखें तो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस तरह का सियासी वार पलटवार हो रहा है, कुर्सियों का जिक्र हो रहा है, यहाँ अंधविश्वास का जिक्र हो रहा है, विकास का जिक्र हो रहा है, विरासत, परिवारवाद, वही सब जो हर चुनाव में हमने देखा है। इस बार 27 के लिए आपको क्या लग रहा है, किस मोड़ पर यूपी की सियासत? देखिए, अगले अप्रैल तक हम लोग, अभी 30 मार्च है, 2 दिन में अप्रैल आ जाएगा और अगले अप्रैल तक हमें सीटों के संख्या के बारे में अंदाजा हो जाएगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। मुझे लगता है तब तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार 10 मार्च को रिजल्ट आया था। अगर चुनाव थोड़ा लेट भी होगा तो भी 30 मार्च के पहले तो आ ही जाएगा। अब देखिए, अब चूंकि बहुत कम समय बचा है तो सबसे ज्यादा तुलना क्या होगी, हमारी रैली में ज्यादा भीड़ थी कि उनकी रैली में भीड़ कम थी, हमारी सभा ज्यादा अच्छी थी कि उनकी सभा कम थी। डिबेट रूम जो है बहुत गर्म हो जाएगा, मुद्दे से हट के बहुत सी बातें होंगी, बहुत ज्यादा तू मैं होगी और एक माहौल बनाएंगे। अब ये माहौल आगे चलेगा क्योंकि राजनीतिक दलों को राजनीति करनी है, उन्हें इन केन प्रकार जनता को अपने पाले में खड़ा करना है। रूलिंग पार्टी कुछ कहेगी, अपोजिशन उस पर 100 सवाल उठाएगी। लेकिन जहां तक रैली की बात है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव ने सोच समझकर सटीक टाइमिंग और व्यवस्था के साथ एक रैली की और उस रैली की गूंज भी सुनाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर कड़ी रहा है, चूंकि जो सामाजिक समीकरण है वहां पे बीजेपी ज्यादा मजबूत रही है और फर्स्ट फेज के चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होते हैं। तो आप देखिए 17 हो या 22 हो, बीजेपी ने वहां ठीक ठाक सीटें हासिल कर ली थी। लेकिन इस समय के जो हालात हैं उनको, उसमें गुर्जर समाज को अपने साथ जोड़ना है, चूंकि ऑलरेडी बीजेपी की पार्टनर है। कल एक रैली मेरठ में भी हो गई, वहां भी ढेर सारी बातें हो गई। तो जो राजनीतिक समीकरणों में सामाजिक समीकरण की भागीदारी है उसको लेकर काफी जद्दोजहद शुरू हो गई है और बीजेपी भी इसको लेके बहुत अलर्ट है। लेकिन वो आगे क्या करेगी, किस तरीके से अपनी रैली करेगी, या फिर जिस तरीके से पार्टी संगठन में ओबीसी को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं उसको लेके आगे बढ़ेंगे, या कोई बड़ी रैली करेंगे या सभाएं करेंगे,
लेकिन ये काउंटर देगी बीजेपी जरूर। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, अखिलेश ने तो कल मंच से कहा कि हम इंडिया अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, और 2024 के लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस के साथ वो चुनाव लड़े भी थे। अब अगर कांग्रेस के साथ उनका तालमेल बेहतर रहता है तो मुझे लगता है कि सीटों का समझौता भी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई विकल्प है भी नहीं यूपी में। हाँ, निश्चित तौर पे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है, वहां माइनॉरिटी की वोटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा, बहुत सी सीटों पे 50% है, कहीं 40% है, कहीं पे उनको एडिशनल वोट चाहिए। अब वो चाहे गुर्जर समाज से आए या सैनी समाज से आए या कुछ अलग जगहों से आए, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है समीर जी, पश्चिमी यूपी पर खास फोकस समाजवादी पार्टी का, और दादरी की जनसभा में चुन चुन कर जिस तरह निशाने साधे गए, क्योंकि अब आरएलडी आपका अलायंस है अभी तक, है ना, तो अब खास फोकस समाजवादी पार्टी का पूरा केंद्र फिलहाल उसने किया हुआ है वेस्टर्न यूपी पर। देखिए अखिलेश जी कंफ्यूज है। अखिलेश जी को यही नहीं पता कि कब हमको जाति की बात करनी है, कब हमको पीडीए की बात करनी है, कब हमको भाईचारा की रैली करनी है। अखिलेश जी भाईचारा की रैली के नाम पर गए थे। अखिलेश जी भाइयों को चारा बनाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के भाई चारा बनने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश के भाई योगी जी और मोदी जी के जो विकास का मॉडल है, कानून व्यवस्था है, सुशासन है, तरक्की है, उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं। इस नाते कि कांग्रेस की स्थिति एकदम खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर, एकदम हाशिए पे है। अखिलेश जी भी उसी हाशिए पे खड़े हैं, वो कंफ्यूज है। और ये संविधान की बात करते मैं पूछना चाहता हूँ, इमरजेंसी किसने लगाया? इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी तो कौन लगाया इमरजेंसी के बाद इस देश के लोगों ने किसको केस में समीर जी आपको संविधान बदला। दूसरा और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, सिखों का कत्लेआम किसने किया इस देश के अंदर? आप अपने सवालों का भी जवाब दीजिए ना अंशु जी। जो सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए पूछा जा रहा है उसको आप स्किप कर देते हैं। नहीं किया के बाद नरसिम्हा राव बने। समीर जी आपका झूठ चलने वाला नहीं है, ये आपका झूठ अब नहीं एक तरफी बात मत करी ना, आपसे भी जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर भी बोलिए आप। किस तरह से मोहर लगाई है सब जानते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, में जो भाजपा ठीक है अंशु जी लौटेंगे आपके पास। इसलिए इनकी डंडों से सुझाई गई थी, इसलिए इनको दर्द होता है। शांत रहिए अंशु जी, बोलने दीजिए ना। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। आज पूरा प्रदेश ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मात्र एक रैली में समीर सिंह जी हो, क्या केशव प्रसाद मौर्य हो, क्या ब्रजेश पाठक हो, क्या योगी आदित्यनाथ हो, सबको ऐसी मिर्ची लगी कि जनता अब इनको भगाने के लिए घर से बाहर निकल चुकी है। और उस जन सैलाब में अगर आपका रिपोर्टर होगा, मैं भी वहां उस रैली में था और न्यूज 18 के रिपोर्टर भी वहां पे थे, आप उनसे पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र मिला करके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम, उसके बावजूद भी अपने अपने वक्त में बोलिए आप लोग। 40 विधानसभा की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के मैदान में इतनी बड़ी संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर एक पीडीए उस रैली से जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी के मुंह में तमाचा मारने का काम किया। योगी जी और मोदी जी जो एक दिन पहले रैली किए थे, पूरा प्रशासन लग गया उसमें। समीर जी उनको बात पूरी करने दीजिए, क्लोजिंग रिमार्क आप ही करेगा। डिग्री कॉलेज में आस्था जी कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उन्हें बैठा के ले जा रहे हैं, सफाई कर्मी को ले जा रहे हैं। देखिए भीड़ कुछ भी तय नहीं करती धर्मेंद्र जी, इस पर बार बार बात करने से क्या होगा? ये भीड़ जो है वो वोट बैंक में तब्दील हो जाए, ये जरूरी कभी नहीं रहा। इतिहास के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि लोग भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वोट दे करके जाएं। और पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरह से भीड़ जुटाती हैं। पहले तो स्टार प्रचारकों के लिए पूरे बॉलीवुड को घुमाती थी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ इसीलिए ना भीड़ आ जाए, वो भी भीड़ देखने चली आती है। लेकिन वोट देकर जाएगी या नहीं जाएगी वो उनके खुद के विजडम पर डिपेंड करता है, वो उनकी खुद की सोच पर निर्भर करता है। आस्था जी भीड़ कम से कम जो मास लीडर होता है उसको बताती है कि हमारा वो भी एक पैमाना है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सारी भीड़ ही हमारा वोट बैंक है, ऐसा कभी लगातार होते नहीं देखा गया। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द शुरू हो गया? मान लीजिए हमारी एक रैली थी, सफल हो गई, अब भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली करा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है। अब देख लीजिए समीर जी, अब आगे आने वाली रैलियों में ड्रोन के शॉट्स यही खेलेंगे आप दोनों, मुझे लग रहा है।
आस्था जी, चैलेंज कर रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी हमारी रैली का 10% आस्था जी, करनी पड़ेगी हमको। देखिए देश तो मैं देश तक जानता है, देश तक जान चुका है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिनका नाम है पेस्टीन फाइल में आ रहा है, अखिलेश जी जिनके बारे में उन्हीं के ऊपर किताब लिखने वाले लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस मुद्दे को कैसे छिपाया जाए, इसके लिए तमाम चीजें लाई जा रही है। तो देश तो सच्चाई जान चुका है। सारा पीडीए था, पहली बार सारा पीडीए था, सारा दलित था, भारतीय जनता पार्टी के 6 महीने चरित्र पर आरोप पूरी लगा तरह से रहा है। आपको और ये लोगों आरोप ने कोई काम विपक्ष नहीं किया, लगा रहा, ये जिसको आरोप आपने मारने का ठीक है, वही चलिए लास्ट कमेंट अनुपम मिश्रा जी, लास्ट कमेंट। पश्चिमी यूपी के लिए खींचतान हो रही है और आरएलडी जिसका ज्यादातर जो वर्चस्व है या जो प्रभुत्व है वो पश्चिमी यूपी में माना जाता है। 10 सेकंड आप फिलहाल एनडीए में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अब पश्चिमी यूपी आजादी पर के खास बाद फोकस करने जा रही है। अनुपम जी, ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है अंशु जी, उन पर हाँ, किताब बोलिए लिखने वाले अनुपम लोग ही जी। आरोप लगा रहे हैं। अरे आप तो पेस्टीन फाइल में लग रहा है जिसके वो आवाज नहीं जा प्रधानमंत्री रही। का आपका नाम सवाल क्या उठेगा? बीजेपी आप तो सरकार के चरित्रहीन मंत्रियों हो, का इस नाते चरित्र। चलिए इस लेवल पर मत ले जाइए डिबेट को, फैक्ट्स पर रहिए, केवल दावों पर रहिए, भाषण भी दे दीजिए, लेकिन इस तरह के पर्सनल चीजों पर्सनल अटैक्स मत करिए। समय खत्म हो रहा है मेरे पास, लेकिन अब इस तरह की बहसें जो है वो अनंत होंगी क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा के दादरी में रैली के जरिए न सिर्फ सरकार पर निशाना साधा बल्कि 27 की सियासत का नया चैप्टर शुरू किया। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री रहते हुए अंधविश्वास में नोएडा नहीं आए वो अब आने लगे हैं। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।